हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं दोस्तों। सीटेट की परीक्षा 9 जनवरी से स्टार्ट होंगी अब 28-29 के बाद में, और सभी का लगन है अपने लक्ष्य पाने के लिए। सीटेट है, केबीएस है, विद्यालय अदर भी चल रहा है, आपका यूजीसी नेट के फॉर्म भी आ रखे हैं। सबका अलग अलग लक्ष्य है। अब बस थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारा 2022 जा चुका है, कल से आपका 23 लगने वाला है। कुछ की यादें बन के रह जाएंगी 2022। कुछ ने कुछ पाया तो किसी ने कुछ खोया, अपनों को खोया होगा, किसी ने बहुत रुलाया होगा। ये 2022 साल किसी किसी को व्यक्ति को देखिए, मित्र दोस्त जो भी सुन रहे हैं, समय सबसे बड़ा पाबंद है। समय से ये व्यक्ति लाचार है। वो दिन, वो पल, वो समय नहीं भूलता है। कभी कभी समय व्यक्ति के ऐसा आता है कि इंसान को घुटनों के पल टेक देता है, गिरा देता है। कहता है कि ईश्वर से कि ये दिन कभी ना देखने को मिले। तो बस इसी के आपके सभी को शुभकामनाएं। आप से परिवार, दोस्त, फ्रेंड जो भी हैं हमारे, कि आपका 2023 अच्छा बीते, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ। ढेरों शुभकामनाएं आपके दोस्तों, मित्रों। खुशियाँ हमारे पास जब ही अच्छी लगती हैं जब हमारे पास एक अच्छा सिलेक्शन जॉब हो, क्योंकि यूँ तो मेले आते हैं, यूँ त्योहार आते हैं, सब फीके पड़ जाते हैं। सिर्फ पैसे की वजह से व्यक्ति लाचार हो जाता है। अब देखिए, सर्दियाँ चल रही हैं। कभी कभी आप देखा होगा, सर्दियों में लोग ताप रहे होते हैं तो कुछ अपनी जान बचा रहे होते हैं। गरीब लोग अपनी जान बचा रहे होते हैं सर्दियों में, और अमीर लोग कहते हैं क्या मौसम आया है। तो ये है हमारी अमीरी गरीबी। सर्दी से ही मालूम चल जाता है कि अमीर व्यक्ति कौन है, गरीब कौन है, क्योंकि हालात कपड़े से ही पता, कपड़े हालात दिखा देता है व्यक्ति को अमीरी गरीबी। एक सर्दी एक ऐसी है ठंड जो बहुत कहते हैं। किसी को ईश्वर ऐसा शब्द ने ऐसे समय न लाए कि कुछ देखा होगा अपने प्लेटफार्म पे, रेलवे स्टेशन पे या कहीं कहीं पड़े रहते हैं चादर ओढ़ के ऐसी पूरी रात ऐसी सर्दियों में। उन सब घुस कर देखना, उनके जीवन से घुस कर देखना क्या हाल है। और कुछ ऐसे हैं कि किसी को उनको मालूम नहीं होता कि सर्दी कब हो रही है, सर्दी जुकाम यानी कि जाड़े बरसात कब हो रहा, उनको यही नहीं मालूम होता। मेरी गरीबी यही दिखा देती है इंसान को। फ्रेंड, फिर भी आपसे कुछ, जब भी आप अगर ईश्वर से, आप देखिए सब लोग ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं। ईश्वर से मांगना है तो अपने शरीर की संतुष्टि, अपने शरीर के दुखों को शांत, ईश्वर मन की बुद्धि को शांत, ये चीज़ मांगना कि हमारा शरीर सही रहे, क्योंकि शरीर सही है तो हमारे सब कुछ सही है। क्योंकि पैसा किसने कमाया है, इंसान सलामत रहना चाहिए भाई। ईश्वर से मांगो तो ये चीज़ मांगो। कुछ लोग नौकरी मांगते हैं, कोई कुछ मांगते हैं। अब वो आपका विचार है, क्या है, फोकस करता आप पे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम ईवीएस एनसीईआरटी की कुछ परीक्षा के बारे में प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसी पे हम डिस्कस करेंगे। पहले प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, कांसा ब्रज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातु कौन सी हो सकती है? कांसा ब्रज की बात चल रही है। कौन से धातु हो सकते हैं आपके? तांबा और जस्ता जिंक, या तांबा और टिन, तांबा और लोहा, या एल्युमिनियम और टिन। अगर हम इसकी बात करें तो आपका दूसरा प्रश्न सही है, क्योंकि तांबा और टिन ही हमारा कांसा ब्रज के दो धातु होते हैं। बी आंसर इसका सही है, तांबा और टिन। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं? उबाल कर, गूंद कर, भून कर, या सेक कर, उबाल कर, या बेल कर, या तल कर, भिगो कर, या भून कर।
या सेक कर, तल कर या भून कर। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, हमारा खाना बनाने की विधि क्या है। अगर हम खाना बनाने की विधि की बात करें तो क्या है, पहले हम खाना पकाने के लिए वो पहले तरीके क्या करते, पहले सेकते हैं उसको, पहले सेकते हैं, सेक कर, तल कर, फिर भून कर। जैसे मक्का के भुट्टे को हम आग में सेक कर फिर आलू को तल कर अथवा भून कर खाते हैं। तो ये आंसर आपका, ये दूसरा आंसर सही है। देखिए ईवीएस आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, वो इस पे कोई शिकवा गिला नहीं है कि ईवीएस में क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। अगर माउंट एवरेस्ट के विषय में बात कर लेते हैं तो ये जम्मू कश्मीर का भाग है जिसकी चोटी, ये तो नहीं है हमारा, ए ऑप्शन नहीं है। ये नेपाल का भाग है और जिसकी चोटी 8900 मीटर है। अगर हम इसकी बात करें, माउंट एवरेस्ट, देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है जिसकी ऊंचाई, देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की बात करें तो 89 मीटर है, 8900 मीटर है। तो आपका बी आंसर ही सही है, इसका बी आंसर ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों को गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती हैं। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, ये कहाँ पाया जाता है। देखिए ये रेगिस्तानी एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें, उसकी गहराई कितनी है, उसकी पेड़ की ऊंचाई की लगभग 3 गुना गहराई में पहुंच जाती है। पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पाया जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए इस टाइप का प्रश्न बहुत पूछेगा, हर बार बनता है ये वाला प्रश्न। तो जैसा कोई रेलगाड़ी पूछ लेता है, कोई और पूछ लेता है कि, तो इस पे बात कर लेते हैं हम, इस टाइप का प्रश्न। देखिए कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को चली। अगर हम इसकी बात करें कि 14 जुलाई को, ये 14 जुलाई को प्रातः 5:15 पर, ये 5:15 पर, ये 14 जुलाई 2014 को 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को, देखिए 16 जुलाई, फिर 16, 17, 18, तो 5:45 बजे ये नगर कोई स्टेशन पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी यानी कि 2646 किमी है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल की किमी घंटा में लगभग यानी कि ज्ञात कीजिए। अगर हम इसकी पहले तो बात कर लेते हैं कि हमारी कितनी चली है। देखिए अगर हम पहले से मान लेंगे तो हमारा ये, इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर देखिए 16 जुलाई की बात कर लेते हैं तो 5:15 पे, फिर सुबह को 5 शाम को 5 फिर शाम को 5:24 घंटा, तो ये होगा इसमें। तो आपकी अगर ये रेलगाड़ी की बात करें तो ये रेलगाड़ी कितनी चली थी हमारी, तो ये रेलगाड़ी आपकी 47 घंटे 5 मिनट, ये घंटे चली। और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी आपकी, तो ये देखो हमारी रेलगाड़ी चली थी 47.5 किमी ये रेलगाड़ी चली थी। और इसकी तय की दूरी कितनी थी हमारी, तो है ये तय दूरी आपकी 2646, इतने यानी कि 47 घंटे 47.5 मिनट में इतनी 2646 किलोमीटर की यानी कि दूरी तय की है रेलगाड़ी ने। अगर हम टोटल समय की बात कर लेते हैं तो इसको हम मल्टी भाग कर देंगे कितने से, 47.5 से। जब हम इसको 47.5 से हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि 56। बी आंसर इसका सटीक है। इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जरूर सही से बना लेना इस प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न है आपका, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन, अगर बिहार राज्य के लिए लोगों मधुमक्खी पालन शुरू करने के सबसे
अच्छी अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। अगर हम छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सही है, अक्टूबर से दिसंबर, डी आंसर सही है। क्योंकि बिहार राज्य के लोगों में मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अवधि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है, क्योंकि बिहार की भौगोलिक स्थिति इस दौरान मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल रहती है। सातवां प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष के, देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में कथनों को सही कर लेते हैं। कथन पूछा है इन्होंने, खेजड़ी। पहला प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ये मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, ये बात सही है। प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसको रिपीट कर लेना। और आपका बी ऑप्शन है ईसा अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम इसकी बात करें खेजड़ी की तो इसको जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ठीक है हाँ। और ये छायादार वृक्ष है जिसके छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी बात सही है। मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है ये अपने तले में जल एकत्र करता है और लोगों को बदले में 5 से इस जल को पीते हैं, पाइप से पीते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी है, तो इसका आंसर कौन सा जा रहा है आपका? खेजड़ी वाले की बात कर लेते हैं तो इस डी ऑप्शन सही नहीं है, ए बी सी, मतलब ये प्रश्न सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है आपका, इसको ध्यान से रख के चलना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? अगर हम हाथियों के विषय में बात कर लेते हैं कौन सा कथन सही है, तो हाथियों के विषय में बात कर लेते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। यह बी ऑप्शन करेगा 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार संभालने लगभग 2 क्विंटल हो जाता है सामान्य। अगर हम बात करें ये सामान्य है, गलत हो रहा थोड़ा का टाइपिंग में। हाथी के 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्य लगभग 2 क्विंटल हो जाता है। या सी ऑप्शन कह रहा है कि 22 के एक हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। या डी ऑप्शन कह रहा है कि आधे दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। अगर हम इसमें की बात कर लें 8वें प्रश्न की, तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का सामान्य भार 2 क्विंटल हो जाता है, बी आंसर इसका सही है। इस टाइप का प्रश्न भी आपको बनेगा, आपको पूछता है, ये कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़ी है जिसमें गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो बात कर लेते हैं। मैं एक गांव में आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और ये गाँव में होना चाहिए। अगर इस टाइप के प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है। तो इसको कहाँ पर ये प्रश्न, ये जगह अगर इसकी बात करें 3 से इतने बरसात होती है और ये बांसों के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? बी आंसर सही है, असम में। असम का आंसर टिक कर लेना इसको, असम में ये चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट 10वां, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। ये लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या बिंदुओं पर। अगर हम इसमें 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर बनी होती है, तो ये आपके 6 बिंदुओं पर होती है, बी आंसर इसका सही है। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर 6 बिंदुओं पर बनी होती है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। अगर हम इसकी बात करें कौन घुमा सकता है, तो अपनी गर्दन उल्लू घुमा सकता है, तो उल्लू आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही आते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी आप बात करें टेपियोका नारियल कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश, असम, गोवा या केरल में। तो ये आपका डी ऑप्शन है केरल में, क्योंकि हमारे देश में
केरल में लोग टेपियोका और नारियल को अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, क्योंकि इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। 13वां प्रश्न है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। ये मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? अगर आंवला और गुड़ की बात करें, इस टाइप का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो कहाँ पर यानी क्या होगा आपका? बुखार होगा, म्यादी बुखार होगा, मलेरिया, एनीमिलिया होगा। अगर हम 13वें प्रश्न की बात करें तो आपका एनीमिलिया होगा, एनीमिया, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ये मरीज एनीमिया में पीड़ित होने चाहिए, क्योंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में लोहा आयरन की कमी हो जाती है। एनीमिया मतलब लोहे की कमी, आयरन की कमी हो जाती है। गुड़ में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है गुड़ में, जो गन्ने की रस से बनता है, मिठाई जैसे बोलते हैं। कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देखने में हो सकते हैं? कौवा, चील, बुलबुल या बाज, कबूतर, तोता या चील, बाज, गिद्ध। अगर 4 गुना की बात करें तो चील, बाज, गिद्ध, सी आंसर इसका सही है, क्योंकि ये 4 गुना हमसे दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है आपका, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सफ़ेद हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी नेपाल क्रम में स्थित है। अगर हम क्रम में स्थित की बात कर लें तो यह उत्तर और दक्षिण में है। सी आंसर सही है इसका, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला दिल्ली के उत्तर में तथा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपका, ईवीएस संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है? अगर हम 16वें प्रश्न की बात करें तो किसमें होता है? तो यह इन्वायरमेंट स्टडी, डी आंसर ही सही है इसका। बाकी साइंस वाइंस स्केल वगैरह सही गलत है ये सब, क्योंकि ईवीएस ही संक्षेप इन्वायरमेंट स्टडी का अर्थ है प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के दक्षिण का उद्देश्य नहीं है? अध्ययन के लिए दक्षिण का उद्देश्य नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न की, नहीं है तो कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना, या बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। नहीं है, तो मतलब ये नहीं है। बाकी ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये गलत है। बी आंसर ही इसका सही है, क्योंकि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर प्रेरित करना चाहिए, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर पूछा है कि कौन सा आंसर नहीं है, तो आपको बी आंसर ही नहीं है, बाकी सारे आंसर और सटीक है इसमें। नेक्स्ट 18वां प्रश्न कह रहा है कि आंचल अपने कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले उपकल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य सुधार करना चाहिए। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में या बोलने वाली संबंधी कौशलों में। अगर हम 18वें प्रश्न की बात कर लें तो कौन सा होगा? संवेगात्मक कौशल, बी आंसर इसका सटीक है, क्योंकि आंचल द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को संवेगात्मक कौशल के सुधार में ही रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी परिक्रम पढ़ाते समय लाली ने नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, बी ऑप्शन है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। लाली निम्न में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपयोगों का प्रयोग कर रही है? अगर हम इस प्रश्न की बात करें, ऑप्शन ये दे रखे हैं, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, या बी और दूसरा है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ये दूसरा आंसर ही सही है, क्योंकि लानी द्वारा प्रयोग किए गए पद्धति का उद्देश्य है बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट प्रश्न 20वां प्रश्न, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन से शिक्षण युक्ति अधिगम प्रभावी होगी? शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग खिलाना नहीं, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को दिखाना नहीं,
शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। अगर हम 20वें प्रश्न की बात करें, शिक्षार्थियों को मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। अगर हम इसकी बात करें तो यही आंसर सही है इसका, तो ये आंसर ही सही है इसका। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। देखिए नहीं पूछा, नहीं को देखना हमें। अगर हम 21वें प्रश्न की बात करें, नहीं है। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना ही सही है। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना, अपने आप लोक दर्ज करना, या दिए गए प्रयोगात्मक प्रयोग के चिह्नांकन वाले आलेखन बनाना, या जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। नहीं है, तो हमारा डी आंसर ही सही है, बाकी और सब प्रश्न सही है 21 का। 21वां प्रश्न कह रहा है कि जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। 22वां प्रश्न है, जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यहाँ मैं शिक्षार्थियों की मदद करेगा। जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, यह कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। अगर हम 22वें प्रश्न की बात करें तो 22वें का हमारा सी आंसर सही है, क्योंकि कक्षा अधिगम वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को जोड़ना, सी आंसर ही सही है इसका। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, या पोषण तत्वों को भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन को उदाहरण देनी चाहिए, या विभिन्न प्रकार के भोजन के प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। या आपका डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिफिन के बॉक्स। अगर हम इस प्रश्न की बात करें टिफिन बॉक्स के बाद कौन सा 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न कह रहा है आपका कि विद्यार्थियों को डी आंसर ही सही है, क्योंकि 23वां है कि विद्यार्थियों से अपना चाहिए कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो कौन सा डी आंसर ही सही है इसका। 24वां प्रश्न है, रश्मि को ये सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों में क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन और तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, या ब्लूप्रिंट तैयार करना, या अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। अगर हम 24वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 24वां प्रश्न आपका 24वां, तो पहला क्या है आपका रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। पहला एक ये प्रश्न सही है, एक बन। फिर डी कह रहा है ब्लूप्रिंट तैयार करना, तो फिर दूसरा सही है आपका। फिर आपका तीसरा, चौथा कौन सा आपका सी। इस टाइप से आपका बी आंसर ही सही हो गया, बी डी ए सी। पहले हम क्या करेंगे, पहला रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे, फिर उसके बाद में हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर तीसरा आपका प्रश्न लिखना, या आपका फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना। नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार का व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना, या कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्ति वाहन रखें। अगर हम 25वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 25वां का पहला ही आंसर सही है, क्योंकि आने जाने के सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना है। क्योंकि हरप्रीत का शिक्षार्थियों को सबसे बेहतर सुझाव आने जाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना हो सकता है, तो कौन सा पहला आंसर सही है इसका, ए। 26वां प्रश्न आपका 26वां, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से कौन सबसे प्रभावी तरीका क्या है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, या लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। डी आंसर ही ठीक है इसका। 27वां प्रश्न है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम ये प्रश्न की बात करें कि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, या आपका अभी ये कह रहा है कि बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों को कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना था। ये आंसर सही देखिए, कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना, सी आंसर ही इसका सही है।
27 का। नेक्स्ट 28वां प्रश्न कह रहा है आपका, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को कैसे खोज सकते हैं। देखिए, अवसर देना, बच्चों को अवसर देना, तो ये आंसर बी आंसर सही है। अवसर अगर जहाँ मिला तो आपको प्रश्न को सही सटीक मार्क देना। 29वां प्रश्न आपका, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो ये ऑप्शन की बात कर लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। अगर हम 29वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, या बी ऑप्शन कह रहा है आपका, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन करना नहीं, वृक्ष पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता करना नहीं, और आपका शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार करना। अगर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो आपको बात कर लेते हैं, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडारण दिखाना। क्या पूछा है, इसे प्रश्न पूछा है, वृक्ष की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों का संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। अगर हम 29वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, 29 में की करती है, तो वृक्ष संरक्षण के अवधारणा के संबंध में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना सबसे कम प्रभावी होगा। तो कौन सा आंसर सही है? डी आंसर ही इसका सही है। ये डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट कक्षा 5 में वो 30वां प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि वह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ने के बाद शिला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षा प्रसारित करती है, उसे ये कह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसकी बात कर लेते हैं, उसने प्रकरण पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो यह आपका शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है, यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने वाले योग्य नहीं था, यह शिक्षार्थियों को यह प्रकरण में रोचक नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो नहीं है, तो ये ऑप्शन ही सही है इसका। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 प्रश्न। देखो, बहुत कई प्रश्न ऐसे हमने 5-6 प्रश्न रिपीट वाले लिए हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो इन प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके सीटेट की परीक्षा में, सही से रिपीट कर लेना, बहुत ध्यान से लगाना, आपका सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा सभी मित्रों का। ओके दोस्तों, फ्रेंड बाय। सभी को दोबारा कह रहे हैं हम, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपके परिवार को, आपको, अपने दोस्तों को, आपके फ्रेंडों को, सभी को। आपका जीवन खुश और खुशहाल रहे, और आपका 2023 आपके जीवन में बहुत सारी ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ, खुशियाँ लेकर आएँ, खुशियाँ भरपूर दें आपके जीवन में।